RTOS कर्नल यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। RTOS एक कर्नल होता है, परंतु जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाती है विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डिबगिंग फैसिलिटीज को स्टैक करता है। डिवाइस IOs यानी इनपुट्स आउटपुट्स को कर्नल के अतिरिक्त शामिल किया जाता है। कई ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग यूनिक्स वाले सभी यूजर प्रोसेस को पूर्वरोधित कर सकते हैं, परंतु कर्नल प्रोसेस को नहीं, जैसे कि सिस्टम कॉल्स। इससे कर्नल डाटा सुरक्षित रहता है। कर्नल्स के 3 मुख्य वर्ग होते हैं। मोनोलिथिक यानी अखंडित कर्नल, यह कंप्यूटर हार्डवेयर में एक उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरफेस होता है। प्रिमिटिव्स के एक समूह या सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी सेवाओं जैसे कि प्रोसेस प्रबंधन, संगमन यानी कॉन्करेंसी तथा मेमोरी प्रबंधन को क्रियान्वित करता है। डिवाइस ड्राइवर्स को कर्नल में मॉड्यूल्स की तरह जोड़ा जा सकता है। मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि OS 9 तथा सभी आधुनिक मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि OpenVMS, लिनक्स, BSD तथा यूनिक्स के रूपांतरण जैसे कि SunOS तथा AIX, MultiCS सहित सभी सक्रियता से रन टाइम के समय क्रियान्वित हो सकने वाले मॉड्यूल्स को लोड या अनलोड कर सकते हैं। RTOS कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल्स कर्नल स्पेस में डिवाइस ड्राइवर्स को चलाते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स को सीधे कर्नल प्रोसेस संचालित करते हैं। हार्डवेयर द्वारा उपलब्ध लक्षणों को परिवर्तित करने या शामिल करने के लिए सभी लेयर्स जो परिवर्तित लेयर्स से ऊपर हैं को भी विपरीत परिस्थिति में परिवर्तित करना पड़ता है। कर्नल से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तथाकथित मॉड्यूल की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। एक मॉड्यूल ड्राइवर के पार्ट्स को दर्शाता है तथा रन टाइम के समय लोड अनलोड हो सकता है। इस प्रकार वे ड्राइवर जो सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है लोड नहीं होते तथा मेमोरी सुरक्षित रहती है। लेकिन कर्नल मॉड्यूल्स अभी भी बाइनरी कर्नल पर निर्भर रहते हैं। इसका अर्थ है मोनोलिथिक कर्नल के A पीढ़ी जैसे कि लिनक्स 2.4.0 में कार्यरत मॉड्यूल्स अगली पीढ़ी जैसे कि लिनक्स 2.4.2 में कार्यरत नहीं हो सकते। स्रोत अनुकूलता प्रायः सुनिश्चित की जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। यदि मोनोलिथिक कर्नल में अवधारणाएं कुछ अधिक ही परिवर्तित हो जाएं, तो मॉड्यूल्स न केवल पुनः संकलित होते हैं अपितु पूर्णतः कोड का अनुकूलन कर लेते हैं। माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल, जिसे म्यू कर्नल या सैमुअल कर्नल भी कहा जाता है, एक सॉफ्टवेयर की न्यूनतम मात्रा होती है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाविधि उपलब्ध कराती है। इन क्रियाविधियों में निम्न स्तरीय एड्रेस स्पेस प्रबंधन, थ्रेड प्रबंधन तथा इंटर प्रक्रिया संचार यानी IPC शामिल होता है। यदि हार्डवेयर कई रिंग्स या CPU मोड्स उपलब्ध कराता है, तो माइक्रो कर्नल ही अकेला सॉफ्टवेयर होता है जो विशेषाधिकृत स्तर पर क्रियान्वित होता है। प्रायः इन्हें सुपरवाइजर या कर्नल मोड कहा जाता है। माइक्रो कर्नल के द्वारा अन्य कार्य जैसे कि हार्डवेयर प्रोसेस को चलाना संचालित नहीं होते हैं। इस प्रकार माइक्रो कर्नल्स सामान्य हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन का समूह उपलब्ध कराता है। यह मोनोलिथिक से अधिक स्थिर होता है क्योंकि कर्नल सर्वर के असफल होने पर भी अप्रभावित रहता है। माइक्रो कर्नल्स AIX, BEOS, MACH, MACOSX, MINIX, QNX जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भाग होते हैं। RTOS कर्नल। माइक्रो कर्नल। कई माइक्रो कर्नल्स IPC कॉल्स पर टाइम आउट उपलब्ध कराते हैं जो ब्लॉकिंग टाइम को सीमित कर देता है। सामान्य प्रयोग में संवेदात्मक टाइम आउट वैल्यूज का चयन करना मुश्किल होता है और सिस्टम क्लाइंट के लिए अनंत टाइम आउट और सर्वर के लिए शून्य टाइम आउट का उपयोग करता है।
परिणामतः मनमाना टाइम आउट उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि एक फ्लैग जो यह बताता है कि आईपीसी असफल हो जाएगा यदि पार्टनर तैयार ना हो। यह प्रस्ताव प्रभावी रूप से 2 टाइम आउट वैल्यूज अनंत तथा 0 के बीच चयन का मौका देता है। हाल के L4 तथा MINIX संस्करण इसी के अनुकूल बनाए गए हैं। म्यू कर्नल्स मेमोरी प्रबंधन यूजर स्पेस को सौंप देता है और इस प्रकार सिर्फ बेसिक एक्सेस के अधिकार को नियंत्रित करता है। एक सर्वर पेज फॉल्ट्स का प्रबंधन करने में और नई मेमोरी को सुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी होता है। हर बार जब पेज फॉल्ट होता है तो रिक्वेस्ट को कर्नल से होकर पेजर तक जाना होता है। पेजर को मेमोरी का एक्सेस करने के लिए आवश्यक रूप से विशेषाधिकृत मोड में प्रवेश करना चाहिए तथा वापस यूजर मोड में आ जाता है। यह तब परिणाम को ट्रिगरिंग यानी सक्रिय करने वाले प्रोसेस में भेजता है, फिर से कर्नल के द्वारा। पेज फॉल्ट्स को नियंत्रण करने या फिर नए मेमोरी लोकेशन सुरक्षित रखने का यह पूरा प्रोसेस बहुत ही कठिन तथा समय लेने वाला होता है। एक वास्तविक म्यू कर्नल का अन्य आर्गुमेंट इसका कोड साइज होता है। एक छोटे की कर्नल की यथार्थता को निश्चित करना आसान होता है बड़े की तुलना में। पोल्ड लूप्स का उपयोग एकल डिवाइस में तीव्र प्रतिक्रिया के लिए होता है। पोल्ड लूप सिस्टम में फ्लैग को जांचने के लिए एक एकल परंतु बारंबार होने वाले निर्देश का उपयोग किया जाता है। फ्लैग यह बताता है कि घटना हुई है या नहीं। यदि वह इवेंट या घटना नहीं होती तो पोलिंग जारी रहती है। उदाहरण, मान लें कि एक डाटा पैकेट जिसकी स्पीड 1 पैकेट प्रति सेकंड है को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की आवश्यकता है। एक फ्लैग जिसे पैकेट कहते हैं नेटवर्क द्वारा सेट कर दिया जाता है जो डाटा को सीपीयू की मेमोरी में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी डीएमए द्वारा राइट कर देता है। डाटा तब उपलब्ध रहता है जब पैकेट 1 के बराबर होता है। सी कोड का उपयोग करते हुए जैसे कि इस तरह के एक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए पोल्ड लूप फ्रैगमेंट इस प्रकार है। एक एकल तथा पुनरावृत्ति वाला निर्देश फ्लैग की जांच करता है जो यह बताता है कि कोई घटना हुई है या नहीं। इसमें इंटरटास्क संचार या शेड्यूलिंग की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ एक ही टास्क अस्तित्व में होता है। यह उच्च स्पीड वाले डाटा चैनल्स को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है, विशेष करके तब जब घटनाएं या इवेंट्स लंबे अंतराल के बाद घटित होती हैं और प्रोसेसर को डाटा हैंडलिंग के लिए समर्पित कर दिया जाता है। सिंक्रोनाइज्ड पोल्ड लूप प्रतिक्रियाएं इतनी तीव्र होती हैं कि भ्रामक या गलत घटनाएं फ्लैग के समय से पूर्व रीसेटिंग के कारण शामिल हो सकती हैं। सिस्टम में स्विच बाउंस की घटना इस समस्या का कारण हो सकता है। देरी नो ओप लूप या इंटरप्ट या क्लॉक द्वारा हो सकती है। प्रतिक्रिया समय को बढ़ाता है परंतु यह स्वीकार्य है। लाभ, राइट करने और डिबग करने में आसान होता है। प्रतिक्रिया समय तय करना आसान होता है। हानि, घटनाओं या इवेंट्स के अत्यधिक होने के कारण असफल हो सकता है। आमतौर पर जटिल सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होता है। सीपीयू समय की बर्बादी होती है, विशेषकर जब घटनाएं या इवेंट्स कभी-कभी पोल्ड हो रही हों। कोरूटीन्स संगमन या कॉन्करेंसी रूप के बहुत थोड़े उदाहरण में अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बावजूद कि ये विशेष समस्याओं के समाधान यानी रेस कंडीशन डेडलॉक में असक्षम होते हैं। नमूने में सिंक्रोनाइजेशन पहले से ही बना होता है, इसलिए यह सामान्यतः स्वैच्छिक संगमन यानी कॉन्करेंसी को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, परंतु कुछ परिस्थितियों में यह आदर्श होता है। यह फेयरनेस शेड्यूलिंग का सरलतम रूप होता है। प्रोसेस स्वेच्छा से एग्जीक्यूशन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर एग्जिट कर लेता है। इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन ग्लोबल वेरिएबल्स के द्वारा होता है। कभी-कभी इसे
सहयोगात्मक मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। उदाहरण CICS के प्रारंभिक संस्करण। कोरूटीन्स एक दूसरे को प्रतिस्थापित या पूर्वरोधन नहीं करते, इसलिए जब एक कोरूटीन को रन करने के लिए चयन किया जाता है, यह तब तक चयनित कोरूटीन होता है जब तक इसे ब्लॉक न किया जाए। जब एक कोरूटीन शेड्यूलर को अवरुद्ध करता है तो पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा कोरूटीन चलाने के लिए चुनना चाहिए और उस समय सर्वोच्च वरीयता का कोरूटीन जो चलने के लिए तैयार हो चयनित होता है, जो अवरुद्ध नहीं होता। कोरूटीन्स सहकारी सिस्टम का उपयोग करते हैं जहां टास्क्स को या तो परस्पर सहयोगी या पूर्वरोधक बनाया जाता है। प्रत्येक निर्णायक पॉइंट पर अगले कोरूटीन को चयनित करने के लिए वरीयता का उपयोग किया जाता है। यह सहयोगी शेड्यूलिंग का लक्षण है। यदि पूर्वरोधन की आवश्यकता हो तो टास्क्स ही एक विकल्प रह जाता है। सहयोगी शेड्यूलिंग का उपयोग करते समय यह तय करना आवश्यक होता है कि निम्न वरीयता की कोरूटीन्स कॉल यील्ड यह निश्चित कर सके कि उच्च वरीयता के कोरूटीन्स निर्धारित समय सीमा पर समाप्त हों। इंटरप्ट चलित सिस्टम। इंटरप्ट सर्विस रूटीन यानी ISR इंटरप्ट को प्रतिक्रिया देती है। पुनः प्रतियोगी यानी री-एंट्रेंट कोड को कई प्रोसेसेस में उपयोग किया जा सकता है। पुनः प्रतियोगी यानी री-एंट्रेंट कई इंटरप्ट्स को सेवा दे सकते हैं। परस्पर एक्सक्लूसिव मोड में महत्वपूर्ण संसाधनों का एक्सेस इंटरप्ट्स को अवरुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पर सेव रिस्टोर। जनरल रजिस्टर्स PCPSW, कोप्रोसेसर रजिस्टर्स, मेमोरी पेज रजिस्टर, मेमोरी मैप्ड IO या इनपुट आउटपुट लोकेशंस की तस्वीरें। इंटरप्ट चलित सिस्टम। स्टैक मॉडल का उपयोग प्रायः सभी एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है। प्रायः एक इंटरप्ट कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस से सिग्नल देता है या फिर कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम से जो मुख्य प्रोग्राम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को रुकने तथा निर्णय लेने के लिए कहता है कि आगे क्या करना है। आज के लगभग सभी PC या बड़े कंप्यूटर्स इंटरप्ट चलित होते हैं, अर्थात ये किसी प्रोग्राम जैसे कि वर्ड प्रोसेसर के निर्देशों की तालिका से प्रारंभ करते हैं और निर्देश को तब तक चलाते हैं जब तक कि A या तो वे आगे और कुछ नहीं कर सकते या B एक इंटरप्ट सिग्नल की पहचान हो जाती है। इंटरप्ट सिग्नल के मिल जाने पर कंप्यूटर या तो प्रोग्राम को पुनः चालू कर देता है या फिर किसी अन्य प्रोग्राम को प्रारंभ कर देता है। मल्टीरेट सिस्टम। RM सामयिक टास्क्स समूह के लिए एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यह मान लिया जाता है कि विभिन्न टास्क्स के समय अलग अलग होते हैं। हमारे पास तथाकथित मल्टीरेट सिस्टम्स होता है, यानी सिंगल रेट सिस्टम्स का संचालन नगण्य होता है। जॉब्स या कार्यों में वरीयता होती है। शेड्यूलर सर्वोच्च वरीयता प्राप्त रेडी जॉब का चयन करता है। दो संभावनाएं होती हैं। डायनामिक वरीयता शेड्यूलिंग। विभिन्न टास्क्स की वरीयता अलग अलग तय की जाती है। उदाहरणतः टास्क TI के जॉब JI K की वरीयता TI के जॉब JJ M से अधिक है। टास्क TI के जॉब JI L की वरीयता TI के जॉब JJ N से कम है। एक टास्क के लक्षण: पेस, आवर्तकाल, क्रियान्वयन काल, आपेक्षिक डेडलाइन। मुख्य उद्देश्य: जॉब को शेड्यूल करना ताकि किसी भी जॉब की समय सीमा रेखा यानी डेडलाइन मिस ना हो। फिक्स्ड प्रायोरिटी यानी निश्चित वरीयता एल्गोरिथम्स। रेट मोनोटोनिक यानी RM एल्गोरिथम। आवर्तकाल के आधार पर डेडलाइन मोनोटोनिक यानी DM एल्गोरिथम। आपेक्षिक डेडलाइन के आधार पर रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग यानी रेट मोनोटोनिक यानी RM एल्गोरिथम। आवर्तकाल के आधार पर वरीयता की परिभाषा: छोटे आवर्तकाल के टास्क की वरीयता ऊंची होती है। किसी टास्क का रेट उसके आवर्तकाल के विपरीत होता है।
डेडलाइन या मोनोटॉनिक शेड्यूलिंग। डेडलाइन मोनोटॉनिक एल्गोरिथम डीएम आपेक्षिक डेडलाइन के आधार पर। वरीयता की परिभाषा। निम्न आपेक्षिक डेडलाइन वाले टास्क्स की वरीयता उच्च होती है। आरंभिक डेडलाइन सबसे पहले यानी अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, EDF। प्रत्येक शेड्यूलिंग बिंदु पर आरंभिक डेडलाइन वाले जॉब सबसे पहले शेड्यूल होते हैं। डीएम वही होता है जो रेट मोनोटॉनिक हो यदि प्रत्येक टास्क का आपेक्षिक डेडलाइन उसके आवर्तकाल के बराबर है। डीएम श्रेष्ठ होता है आरएम से यदि आपेक्षिक डेडलाइन अनियंत्रित हो। जब पूर्वरोधन की अनुमति होती है और जॉब संसाधनों के लिए प्रतियोगिता नहीं करते, EDF एल्गोरिथम जॉब जे समूह का एक साध्य शेड्यूल देता है जिसमें रिलीज टाइम तथा डेडलाइन अनियंत्रित या मनमाना होता है। यह टास्क के सामयिक न होने पर भी होता है। यदि सामयिक हो तो आपेक्षिक डेडलाइन कम, बराबर या ज्यादा पीरियड हो सकता है। प्रेसिडेंस प्रतिबंधों को अनुमति होती है।